अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के भारत में मजहबी और शख्सी आज़ादी पर इंतहा पसंदों के वार जारी हैं। इजहार राय की आज़ादी से लेकर मजहबी शनाख्त के इजहार तक तमाम हुकूक अक़लियतों से छीनने की कोशिश हो रही है और एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। एक सोचा समझा एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ऐसी तकसीम की बुनियाद रखी जा रही है जिसकी जड़ें नफरत की सियासत में फैली हुई हैं और इस नफरत की सियासत की सरपरस्ती कोई और नहीं बल्कि खुद हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस मनफी सियासत का सबसे नुमाया चेहरा हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत है, हर उस जगह नफरत की सियासत परवान चढ़ रही है, रवादारी कम हो रही है और शख्सी आज़ादियों पर नित नए तरीक़ों से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हालिया दिनों में जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक इस मनफी सियासत का मरकज़ बनी हुई है। वही कर्नाटक जिसे हिंदुस्तानी तारीख के ज़्यादातर तालिब इल्म टीपू सुल्तान की वजह से जानते हैं। वही टीपू सुल्तान जिनकी क़यादत में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर बरतानवी राज के खिलाफ जंगें लड़ी, मगर आज ये रियासत मुसलमान तालिबात के हिजाब करने से मुताल्लिक सियासी और समाजी सतह पर तकसीम हो गई है। ये मामला तकरीबन 1.5 माह पहले दिसंबर में शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि ज़िला उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया ने हिजाब पर अचानक पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से कॉलेज की 8 तालिबात क्लासेस नहीं ले पा रही हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबात उस्ताद से एहतजाज कर रही हैं कि अचानक रूल्स बदल दिए आपने, अब हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। और उन्हें बताया जा रहा है कि यह हुकूमत का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। ರೂಲ್ಸ್ ಬದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ ಬಿಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಶಾಸಕರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು। ये मामला भी जारी था कि जनवरी में इस रियासत के जिला कोलार से खबर आई कि स्कूल में जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ इंतहा पसंदों ने एहतजाज किया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने नमाज की इजाज़त देने से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया और दूसरी जानिब हिजाब का मामला तूल पकड़ता गया। एक के बाद एक तालीमी इदारे ने हिजाब पहनने वाली तालिबात को क्लासेस लेने से रोक दिया। हिंदू इंतहा पसंद तलबा जाफरानी रंग के मफलर गले में डालकर क्लासेस में आने लगे। मुस्लिम तालिबात को हिरासा किया जाने लगा। फिर 3 फरवरी को रियासत की मुसलमान तालिबात ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनको हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाज़त दी जाए। अगले ही रोज़ कर्नाटक की हुकूमत ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लाजमी करार देने का नया हुक्मनामा जारी कर दिया और फिर महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज उडुपी में कल का वाक़या पेश आ गया। इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने निहत्ती मुसलमान तालिबा मुस्कान को हिरासा किया, उसका पीछा किया और नारे लगाए। जवाब में मुस्कान के रद्द-ए-अमल ने उसको आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में पहुंचा दिया। मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और उसका कहना है कि वो इंतहा पसंदों के जत्थे से बिल्कुल नहीं डरी, हिजाब उसका हक है। इस वाक़े ने भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई दीगर ममालिक में भी उजागर कर दिया। बीजेपी हुकूमत पाबंदी के हक में खड़ी है, मगर भारत के अंदर से भी कई आवाज़ें इंतहा पसंदों के खिलाफ उठ रही हैं। सियासतदानों से लेकर फनकारों तक कई आम शख्सियात ने इस पर बात की है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि खवातीन को हिरासा करना बंद करो, हिजाब हो, घूंघट हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। खवातीन को अपने मर्जी के लिबास पहनने का इख्तियार आइन में दिया गया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के आखिर में हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारत की ताकत है कि हर शख्स अपनी पसंद का लिबास पहनने में आज़ाद है। अगर हिजाब की इजाज़त नहीं है तो फिर सिखों की पगड़ी, ईसाइयों की सलीब और हिंदुओं के तिलक के बारे में क्या कहा जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सीनियर रहनुमा उमा भारती और भोपाल से रुकने पार्लियामेंट परगिया ठाकुर की तस्वीर पोस्ट करके कहा कि जब ये अवामी नुमाइंदे भगवा लिबास पहन सकते हैं तो लड़कियां भी हिजाब पहन सकती हैं। मुसलमान दोयम दर्जे के शहरी नहीं हैं। भारतीय रियासत केरला से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रतापन ने यह मामला लोकसभा में भी उठाया और मरकजी हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया। Hijab is a part of the culture and the religion identity of Muslim women. It is like Mangalsutra for Hindus, crucifix for Christians, turbans for Sikhs.
भारतीय अदाकारा शबाना आजमी, पूजा भट्ट और सवारा भास्कर ने भी सोशल मीडिया पर मुसलमान खवातीन की हिमायत की और इंतहा पसंदों के रवैये की मजम्मत की। कर्नाटक की हाई कोर्ट में यह मामला 3 फरवरी को एक रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए आया, लेकिन रियासती हुकूमत के वकील ने कहा कि इस मामले में रियासत के एडवोकेट जनरल पेश होंगे, जिसके बाद अदालत ने आज ये कहकर मामला फिर मौखर कर दिया कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा। रियासत कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि रियासती वजीर तालीम ने इंतहा पसंदों की हिमायत में बयान देते हुए कहा है कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनना बेज़ाबगी है। स्कूल और कॉलेज मजहब पर अमल करने की जगह नहीं है। हिजाब पर पाबंदी का मामला कर्नाटक से भारतीय रियासत मध्य प्रदेश और पौंडीचेरी तक फैल गया है। पौंडीचेरी में भी बाहिजाब तालिबा को स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश के वजीर तालीम ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब की मुखालफत में कहा है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी होनी चाहिए और दूसरी जानिब हिजाब पर पाबंदी और मुस्लिम तालिबात को हिरासा किए जाने के खिलाफ पूरे भारत में अब एहतजाज हो रहा है और तालिबात का मुतालबा है कि हिजाब पहनना उनका हक है, उन्हें इससे महरूम नहीं किया जा सकता। आप लोगों की डिमांड्स बेसिकली क्या क्या है? हम लोग को कल जो कर्नाटक में हुआ है वो यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हम लोग के अंदर एक डर आ गया, हम लोग को प्रोटेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में किसी ने आप लोग को मना किया है? अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे जाके तो कर सकते हैं ना, ये तो कोई गारंटी नहीं है। कल जहाँ वहाँ पर हुआ था यहाँ पर भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या आप सरकार से क्या चाहती हो, कि पश्चिम बंगाल सरकार से क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम लोग का हिजाब जो भी हम लोग का खाना पीना है सब हम लोग का अधिकार है, वो कोई रोक टोक नहीं सकता, इसलिए हम वही करेंगे जो हम लोग का है। भारतीय सहाफी शालिनी झा भी इंतहा पसंद जत्थे के सामने डटकर खड़ी होने वाली बहादुर लड़की के हक में बोल पड़ी। सवाल ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, अगर सामने वाला मुस्लिम है तो उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए, और ऐसा क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो, अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई, रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाह अकबर क्यों नहीं कर सकती है? इसके अलावा नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी इंतहा पसंदों के इस अमल को खौफनाक करार देते हुए ट्विटर पर लिखा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिले से रोकना खौफनाक है। उनका कहना था कि कम या ज्यादा लिबास पहनने के मामले में खवातीन पर एतराज़ात जारी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग करने के अमल को रोकें। दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, खुद भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। इस पर बात करने के लिए कर्नाटक के शहर बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शीमा मोहसिन साहिबा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहबा, ये बताइएगा, ये वाकया उन तमाम वाकयात का तसलसल है जो भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलसल होते रहे हैं, जिसमें अदम बर्दाश्त बढ़ती नजर आती है, मजहबी मुनाफरत बढ़ती नजर आती है, या फिर एक वाकया है जो फैलते फैलते बड़ा हो गया है? नहीं, ये जो जब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे सत्ता में आई है 2014 में, और 2014 के बाद 2019 में वो जो उनका जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए ये सारी साजिशें हो रही हैं। जो चीजें जो हम ऑफ लेट देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्युलर स्पेसेस हैं वो बिल्कुल श्रिंक होते जा रहे हैं, और ये जो जगह है उडुपी, जो कर्नाटक के मतलब दक्षिण वन ऑफ द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक हिंदुत्व लेबोरेटरी की तरह ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनल एजेंडा होता आ रहा है फॉर सम टाइम, और दिस वाज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूएशन। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि हरिद्वार में एक जीनोसाइड कॉल किया गया था, जहाँ पे मुस्लिम्स को
कंप्लीटली एलिमिनेट करने का एक बात हुई थी, एक अहद लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है, एंटी कन्वर्जन लॉ का कानून बनाया जा रहा है, एंड घर वापसी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जो इनके मंसूबे हैं, ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। इफ यू सी द लार्जर फ्रेम में देखेंगे, लार्जर पिक्चर में, तो ये सब एक कंटिन्यूएशन का एक का हिस्सा है। शिवा साहब, मुझे बताएगा कि ज़रा एक सियासी लीडर किसी भी मुआशरे को में बर्दाश्त भी परवान चढ़ा सकता है और अदम बर्दाश्त को भी फ़रोग़ दे सकता है। तो ये जो बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं अदम बर्दाश्त की, मजहबी मुनाफरत की, ये क्या सोसाइटी में भी आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी इसके असरात हैं, नीचे की हद तक असरात मुंतकिल हो रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, वो अब नज़र आ रहा हो? जी सही बात है। पहले जो है हम जैसे बच्चे पल्ले बड़े हुए हैं इस देश में, कभी हम हिंदू मुस्लिम या इस तरह से नहीं करते थे। हमारे स्कूल्स में जो है हम एक कॉन्वेंट से आते हैं जहाँ पे एक चैपल होता था, जहाँ पे हम लोग जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करते थे और कोई पाबंदी नहीं थी। चैपल हमेशा खुला रहता था, जाकर आप जब भी चाहे नमाज पढ़ लें। और इसी तरह से जब भी हम नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू लड़कियों के साथ हमारी ज्यादा दोस्ती हुई है, तो वहां पे उनके घर जाते थे, सलाह का वक्त हो जाता तो वो हम उनके घर में सलाह भी अदा कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसा भी देखा गया है जब हम स्कूल जाते थे तो अक्सर क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम लड़कियां थी जो ब्राह्मण होती थी या जो गोश्त वगैरह नहीं खाती थी, तो हम अपने तौर पे, कोई पाबंदी नहीं होती थी, हम अपने तौर पे कोशिश करते थे कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड ना लेकर जाएं ताकि उनको कोई उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और इसी तरह से जब फिर ये होता था रमजान के रोजे रखे जाते थे तो वो बच्चियां भी सारा महीना टिफिन नहीं लेकर आती थी, जबकि हम उनसे कहते थे कि जाओ टिफिन लेकर आओ खाओ, लेकिन वो जो कि हम रोजे रखते थे वो भी हमारे साथ दोपहर का खाना नहीं खाती थी। तो ऐसा एक कल्चरल सोसाइटी में था जो अब जो है वो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये जहर जो नफरत का जो इंटॉलरेंस का वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में भी ये नजर आ रहा है, लोग भी हमें अब उस तरह की उस नजर से नहीं देखते और काफी बहुत सोसाइटी भी ना सिर्फ रूरल सोसाइटीज का एनक्रोच हुआ है, लोगों के सेक्युलर स्पेसेस का एनक्रोचमेंट, उनके दिमाग में भी उनके सेक्युलर सोच का हनन हुआ है। ऑफ लेट ये नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शिमा मौसूद साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 2 साल तक नाअहली से बचने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा बिलाखिर नाअहल हो गए हैं और अब वो सेनेटर भी नहीं रहे। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा नाअहली केस का पहले से महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और यूं वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसल वाउडा को नाअहली से बचाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिलवाकर सेनेटर मुंतखब कराने की हिकमत अमली भी फिलहाल नाकाम हो गई है और ना ही फैसल वाउडा का कोई ताख़ीरी हरबा काम आया है। 2018 के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाउडा की तरफ से दोहरी शरीयत छुपाने और झूठा बयान हल्फी जमा कराने के इल्ज़ाम पर आज इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा को नाअहल करार दे दिया है और उनका बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है और यह करार दिया गया है कि फैसल वाउडा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शरीयत रखते थे, मगर उन्होंने गलत हल्फनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के 27 सफ़हात के तहरीरी फैसले के मुताबिक हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुतल्लिका हल्के के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाउडा आर्टिकल 62(1)(c) के तहत अहल नहीं थे और उन्होंने गलत बयान हल्फी और डिक्लेरेशन जमा कराई जो वाज़े तौर पर आर्टिकल 62(1)(f) के ज़मरे में आता है। नतीजतन यह हुक्म दिया जाता है कि फैसल वाउडा जो कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उन्होंने बतौर रुकने कौमी असम्बली और बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर माली फ़ायदे और मराहत हासिल किए हैं, वो 2 महीने के अंदर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराएं। तहरीरी फैसले में मज़ीद लिखा है कि फैसल वाउडा ने 7 जून 2018 को रिटर्निंग अफसर के सामने अपने कागजात नामजदगी के साथ एक झूठा बयान हल्फी जमा कराया और उसी की बुनियाद पर उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ा और बाद में वफाकी वजीर भी बन गए। फिर उन्होंने 3 मार्च 2021 को सेनेट इलेक्शन के दिन उस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया जब उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, जो उनके कंडक्ट को मशकूक कर देता है क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर खुद को सेनेट की नशिस्त के लिए पेश कर दिया था। इस तरह का अमल इस मामले को मजीद मशकूक कर देता है
लिहाजा हम मुत्तफिका तौर पर झूठा बयान हल्फी जमा कराने और गलत डिक्लेरेशन की बुनियाद पर फैसल वाउडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लेते हैं। फैसल वाउडा के खिलाफ यह फैसला तो आ गया है, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि फैसल वाउडा अपनी नाअहली के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और जाहिर है मुल्क में अरकान असेंबली को इस तरह ताहयात नाअहल करने पर भी पार्लियामेंट को फैसला अब करने की ज़रूरत है। फैसल वाउडा के कागजात नामजदगी से जुड़े इस पूरे तनाज़े का आगाज़ जनवरी 2020 में हुआ था, जब द न्यूज़ में फैसल वाउडा के हवाले से सहाफ़ी फ़खर दुरानी की खबर सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाउडा ने अपनी अमरीकी शहरियत नहीं छोड़ी थी और उन्होंने रिटर्निंग अफसर से गलत बयानी की थी। फिर इस खबर के बाद फैसल वाउडा की कागजात नामजदगी पर सवालात उठने लगे और उनकी नाअहली के लिए उनके मुखालिफ उम्मीदवारों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर की गई और यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि फैसल वाउडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाई। फैसल वाउडा ने 2018 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त झूठा हल्फनामा जमा कराया। फैसल वाउडा ने जायदादों की खरीदारी के जराए छुपाए और मनी ट्रेल भी नहीं दी। इन इल्जामात पर फरवरी 2020 में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा समाअत का आगाज़ किया और तकरीबन 2 साल तक ये मामला ज़ेर समाअत रहा और फिर गुज़िश्ता साल दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया था। इस पूरे अरसे में फैसल वाउडा के सर पर नाअहली की तलवार लटकती रही। फिर गुज़िश्ता साल मार्च में सेनेट इलेक्शन के दौरान हुकूमत ने फैसल वाउडा को नाअहली से बचाने के लिए दिलचस्प हिकमत अमली बनाई। पहले फैसल वाउडा ने सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असेंबली में अपना वोट कास्ट किया और फिर असेंबली की रुकनीत से फौरन ही इस्तीफा दे दिया, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फैसले में भी किया है। फिर उसी दिन फैसल वाउडा के वकील ने उनका इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया और इस्तदा कर दी कि फैसल वाउडा के इस्तीफे के बाद नाअहली की दरख्वास्त अब गैर मौसर हो गई है, लिहाजा केस ही खारिज कर दिया जाए। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसी दिन ये हुक्म दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और उसमें कहीं ये बात साबित हो जाए कि फैसल वाउडा ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ को छुपाया है, तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला देने में आज़ाद है। जब फैसल वाउडा को सेनेटर बनने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने अक्टूबर 2021 में इसी अदालत में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रुकवाने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी, मगर उस दरख्वास्त को भी नवंबर 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया और साथियों ने हुक्म दिया कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। आपके हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। चीफ जस्टिस ने नुक्ता उठाया कि आपको इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से क्या डर है, मगर फिर फैसल वाउडा ने नाअहली से बचने की एक और कोशिश की और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करके इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रुकवाने की फिर इस्तदा कर दी, मगर यहाँ भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका। दिसंबर 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसल वाउडा की इस अपील को भी खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो 60 दिन के अंदर फैसल वाउडा की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाए। अदालत ने फैसल वाउडा के वकील से सवाल किया कि फैसल वाउडा ने जो बयान हल्फी दिया था क्या वो दुरुस्त था, तो उनके वकील ने कहा कि बयान हल्फी दुरुस्त था, हमने इलेक्शन कमीशन में भी लिख कर दे रखा है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि फिर आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बयान हल्फी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने दें, इधर भी आपने 1.5 साल तक जवाब जमा नहीं कराया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा नाअहली केस की दोबारा समाअत हुई, जहां बिलाखिर इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया और अब इलेक्शन कमीशन ने 2 साल तक यह मामला सुनने के बाद फैसल वाउडा को नाअहल करार दे दिया है और यूं तहरीक इंसाफ की सेनेट में एक नशिस्त कम हो गई है। हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बात करने के लिए खुद फैसल वाउडा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या नए टैक्स लगने जा रहे हैं, कीमतों में बिजली की हो या फिर तेल की, क्या इजाफा होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है, मुआशी गरीक़ीनी की सूरत हाल में कमी आई है, मनी मार्केट, करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आया है, मगर अब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आने वाले बजट में IMF की मजीद सख्त शराइत के तहत टैक्सेस में इजाफा होगा। पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स कम करने की वजह से पहले से टैक्स अदा करने वालों पर मजीद टैक्स लगेगा, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, मजीद सेल्स टैक्स रिफॉर्म्स करना होंगे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में हुकूमत पर तनकीद की कि मिनी बजट के बाद हुकूमत अगले बजट में मजीद 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की प्लानिंग कर रही है। टैक्स स्लैब्स को रिवाइज करने के साथ साथ बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही उनसे पूछेंगे कि 15 अरब डॉलर से ऊपर के मुमकिन करंट अकाउंट खसारे के साथ क्या कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला फिर तो नहीं पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान को सितंबर में इस IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करके अगले साल एक और IMF प्रोग्राम में तो नहीं जाना पड़ेगा और बिजली और तेल की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है,
कितने नए टैक्स लग सकते हैं? शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तरीन साहब, सबसे पहला सवाल है, हुकूमत ने यह वादा किया था कि इस IMF प्रोग्राम के बाद एक और IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान को नहीं जाना पड़ेगा। मुतादिद IMF प्रोग्राम्स में पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में गया है। आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि खदशात अपनी जगह पर बरकरार हैं कि जी एक्सटर्नल साइड पर अभी भी खतरात हैं, शायद पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा? नहीं, देखें, सस्टेनेबिलिटी अगर रिफॉर्म्स की होगी और ग्रोथ की होगी तो फिर तो ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और इसमें जो है हमें कोई सख्त डिसीजन जो हैं वो लेने होंगे। देखें, सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ की वजह से हम सस्टेनेबल नहीं रहे पिछले कई सालों में। पहली चीज़ यह है कि हमने अपना जो सेविंग रेट है इसको बढ़ाना है। हम 15-16% पे अगर रह गए तो ये 4% से ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं होगी सस्टेनेबल बेसिस पे। दूसरा, हमने ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है इसको कम करना है, क्योंकि जिस वक्त भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और फिर हम जो है डॉलर शॉर्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने अपनी जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को हमने प्रोडक्टिव करना है और उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ये चीज़ें जो हैं ये टाइम लेती हैं, लेकिन अगर आपने अब देखा होगा कि हमारे इस वक्त जो सुपर साइकिल आया है कमोडिटी का, उसके बावजूद हम ये बिन एबल टू सस्टेन द ग्रोथ। इस वक्त जो है आपने देखा कि जनवरी के बीच में जो एक किस्म से ट्रेड डेफिसिट को 1.5 बिलियन से गिरा है, तो जो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है एकदम हाइक आई, उसको बीच में $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट भी आया 1.9 बिलियन का, लेकिन उसके बाद अभी हमने उसको सस्टेन किया है। लेकिन इसमें बहुत अभी और काम करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। इसका मतलब है कई ऐसी सख्त डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, ये जो 3 चीज़ें मैंने कही हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। वैसा मगर सख्त डिसीजंस के साथ साथ ग्रोथ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप तो खुद बड़े अग्रेसिव हैं, आप इस माली साल के लिए 5% ग्रोथ देख रहे हैं, अगली माली साल के लिए आप कह रहे हैं कि आप 6% ग्रोथ चाहते हैं, जबकि IMF इस माली साल के लिए 4% और अगले माली साल के लिए 4.5% ग्रोथ देख रहा है। अगर आपके टारगेट पे गए तो करंट अकाउंट का खसारा फिर नहीं पैदा हो जाएगा? देखें, उसमें शाहजेब ग्रोथ भी चाहिए हमें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। अगर उसमें कुछ ग्रोथ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सस्टेनेबिलिटी हमें रादर देन 6% हमें 5-5.5 के होना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा सस्टेनेबल ग्रोथ हो गई और वो 10, 20, 30 साल के लिए हो गई तो वो हमें एक दूसरे ऑर्बिट में लेके चली जाएगी। हम अगर इस तरह बैठ के 1-आधे% के लिए एग्रेसिव होकर उस सस्टेनेबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब फिर उसके लिए तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अगला बजट आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वो इलेक्शन बजट होगा और उसमें एक्सपेंशनरी बहुत ज़्यादा बजट ना हो, क्योंकि जो गुज़िश्ता बजट है उस पर भी IMF ने तनकीद की है कि जो रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन है वो अनइवन है और एक्सपेंशनरी बजट दे दिया गया, जिसकी वजह से जो हमने देखा है कि मुख्तलिफ खसारे पैदा हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगले ये बजट जो है हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। एक साइड पे तो इलेक्शंस आ रहे होंगे और दूसरी साइड के ऊपर हमने ये देखना है कि ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, ये सस्टेनेबल ही रहे। तो इसके ऊपर ज़रा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, पर इंशाल्लाह इनोवेशन करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सब साथ में कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं कि IMF के साथ और क्या क्या माना गया है कि आने वाले दिनों में पर्सनल इनकम टैक्स के अगर स्लैब्स बदलेंगे तो जो पहली टैक्स दे रहे हैं उन पर कितना नया टैक्स लगेगा, साथ में बिजली की कीमतों में मजीद कितना इजाफा होगा। इस हवाले से क्या होने जा रहा है? नहीं, देखें, उन्होंने हमें कहा आप रैशनलाइज करें पर्सनल इनकम टैक्स, और उसमें ये सबसे बड़ी जो एक स्लैब वाली तो कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। वो असल में जो निकालना चाहते हैं वो एग्जम्पशन जो हैं वो प्रोविडेंट फंड से निकालना चाहते हैं, जिसको मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है हमारा वो तो बेसिकली लोगों का सेफ्टी नेट है ना। तो गरीब लोगों का सेफ्टी नेट में से ही आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा दें तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम इस पर हार्ड नेगोशिएशंस करेंगे। तो कोई और लंबी चौड़ी चीज़ें हैं नहीं। एक चीज़ उन्होंने कही है अपनी हमारा जो है फर्टिलाइज़र के ऊपर, उसने कहा इसके ऊपर कोई रैशनल पॉलिसी। ये तो ऑलरेडी हम सोच रहे हैं कि हम इतनी सब्सिडी दे देते हैं गैस के ऊपर, उस पर आगे जो
फर्टिलाइज़र पैदा होता है वो जाके फार्मर तक भी उस चीज़ पे प्राइस पे नहीं पहुंचता, वहाँ खुर्द बुर्द हो जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि आपका जो रेट है वो बहुत कम होता है, बाहर रेट ज़्यादा होता है। तो इसको हम रैशनलाइज ही क्यों ना कर दें, तो वो उस पर तो हम खुद सोच रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमने वो चीज़ें करनी हैं जो कि मुल्क के लिए ठीक हैं इन द लॉन्ग रन। तो साहब ये भी बताइएगा कि हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, पीडीएल में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है, तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इक़दाम की वजह से इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नज़र आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे या फिर अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट रख पाएंगे? नहीं देखें, दिसंबर जनवरी के जो हमारे टारगेट्स नहीं मीट हुए, बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम करेंगे। लेकिन क्योंकि बाकी सारे जो हम लोगों ने इनिशिएटिव ले रहे थे वो अभी किक करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपकी बात जो है ना उसमें वज़न है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। और हम दुआ ये करते हैं कि ये यूक्रेन वाला जो है ये क्राइसिस गुजरे, ताकि ये जो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हीट अप हुई हैं ये कम से कम हो, वरना ये ऑयल प्राइसेस हमें पास ऑन करनी पड़ेंगी। अच्छा, मगर यूक्रेन के क्राइसिस से एक और मसला जुड़ा हुआ है। यूक्रेन और रशिया गंदम के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और पाकिस्तान में अब ख़तरा पैदा हो रहा है कि खाद की कमी रही है और जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो भी टारगेट से ज़रा कम रहा है, जिसकी वजह से खदशात हैं कि 29 मिलियन टन का जो तकरीबन टारगेट है गंदम का वो ना पैदा हो पाए और इंटरनेशनल मार्केट में इस क्राइसिस की वजह से गंदम की कीमतें बहुत बढ़ जाए और हम फिर इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर महंगी इंपोर्ट कर रहे हो। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल आप ये समझें कि हम इसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, वीकली बेसिस पे दे रहे हैं। इस वक्त जो है बिफोर दी 20 फरवरी हम एस्टिमेट्स कर लेंगे कि हमारे पास कितनी गंदम होगी और अगर शॉर्ट हुई तो कितनी शॉर्ट होगी, तो उसको अभी से इमीडिएटली हमने अगर बुकिंग करनी होगी फॉरवर्ड बुकिंग करेंगे। बिकॉज़ ये आपकी बात सही है, रशिया और यूक्रेन यहाँ कोई झगड़ा शुरू हो गया तो वीट प्राइसेस जो हैं वो भी हमारे लिए हमें तंग कर सकती हैं। मुझे साथ में बताएगा कि एक अनसर्टेन सा इन्वायरमेंट पैदा हो गया था पाकिस्तान के दिसंबर जनवरी में रिजर्व्स में भी तकरीबन $3 अरब की कमी आ गई, जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हो रहा था कि $15-16 अरब का अगर करंट अकाउंट खसारा होता है तो हमारी करेंसी कहाँ जाएगी, हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, करेंसी में भी ज़रा इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, तो कोई ख़तरा नहीं है? इस साल के लिए भी पैसे अरेंज हैं? नहीं इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। हमें देखें, जो हमने बहुत सख्त वक्त था वो हमने वो सह लिया। अब कुछ रिजर्व भी बढ़े हैं और दूसरा भी हम इंशाल्लाह यूरो मार्केट में भी जा रहे हैं, तो उससे भी हम कुछ टैप भी करेंगे। तो ये हमारे पास पैसे होंगे इंशाल्लाह, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा। तो चीन के दौरे में भी कोई पेशरफ्त हुई है कि वहाँ से मदद आ रही होगी और पहले से ज़्यादा आ रही होगी सरमायाकारी की सूरत में भी, और अगर हमें कुछ इमदाद चाहिए उसकी सूरत में भी, कर्ज चाहिए उसकी सूरत में भी? बिल्कुल की गई है। देखें, चाइना का जो दौरा था वो इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि हमने उनको कहा कि आपने CPEC-1 में हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, पावर में, रोड्स में कनेक्टिविटी पे कर दी, SEZs जो है हमने बनानी शुरू कर दी हैं। अब इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा और आप पॉपुलेट करें इसको, हमें हेल्प करें, बिकॉज बाकी मुल्कों में भी आप लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री, जिसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, अभी थाईलैंड वगैरह, तो आप यहाँ भी लेके आएँ जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री हो, ताकि हमें इसके फ़वाइद जो हमारे पास आए CPEC-2 के बीच में। एक तो हमने ये इनको कहा, उस बेसिस के ऊपर हमने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी करवाएं। दूसरा जो मैक्रो लेवल पे हमने कहा हमें हेल्प करें, वो हमारे एग्रीकल्चर जो है हमारी बैकबोन है। 62% हमारी पॉपुलेशन वहाँ रहती है और एग्रीकल्चर का GDP का जो हिस्सा है वो तो सिर्फ 20% है।
लेकिन इसका ओवरऑल जो सेकेंडरी अगर आप इसमें वो डाल दें उसके फ़वाद तो ये 44% पे पहुंच जाता है। तो एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है, आप इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर गए हैं, तो हमें आप एंड टू एंड जो है हेल्प करें एग्रीकल्चर में। ये दूसरा। तीसरा हमने उनको कहा कि हमारी यूथ है जो पढ़ी लिखी यूथ है वो जो है उसको हम आईटी में लगाना चाहते हैं, आप हमें आईटी में हेल्प करें। एक तो वो डिप्लॉय हो जाएगी यूथ, और दूसरा हमें एक्सपोर्ट्स जो है हमारे ख्याल में तेज़ी से बढ़ने वाली जो चीज़ है हमारे एक्सपोर्ट्स में वो आईटी नज़र आ रही है, ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वो गैप है उसको ब्रिज करेगी। चौथा हमने उनको कहा कि जी हमारी ट्रेड के ऊपर भी आप नज़र डालें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है आपके साथ ज़्यादा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेड जो है इसका बैलेंस होना चाहिए, और जो ट्रांजिट ट्रेड जो है उसको ज़रा शुरू करें ताकि गवादर को इस्तेमाल करें, और इसमें हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा। ये स्ट्रेटिजिक चीज़ें हमने 4 उनको कहीं और उन्होंने बिल्कुल दोहराई। प्रेसिडेंट शी ने इसको एक दफ़ा फिर से दोहराया कि हम इस पर आपको नॉट ओनली हेल्प करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह ये फेज़ आप देखेंगे ये बहुत प्रोग्रेसिव होगी। उसके बाद जो हमने शाहजेब किया कि 20 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके साथ 1-to-1 हमने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा हम आपके पास आके यहाँ लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमें सहूलत दी जाए कि ये इसमें कोई दिक्कतें ना हों, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होनी चाहिए। तो ये एक किस्म से आप देखेंगे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का हमारा ये दौरा रहा। लेकिन ये मैं और ज़रूर कहूँगा कि प्रीमियर लीग के साथ हमने फाइनेंशियल कई मसाइल हैं उसके ऊपर भी हमने बहुत मतलब एम्फसाइज़ किया, जिसमें रिमिम्बी के स्वॉप्स हैं, हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट है, और भी चंद चीज़ें हम एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए। तो और उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ इंशाल्लाह ताउन करेंगे। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी मदद करने को तैयार हैं, सरमायाकारी के लिए भी तैयार हैं मजीद? जी जी बिल्कुल करने को तैयार हैं। और मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये चाइनीज़ जो होते हैं ये पहले इस किस्म की गुफ्तगू जब आपको एफर्मेशन दे देते हैं फिर ख़ुद इस पर काम करते हैं, और फिर उसके बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट होती हैं। तो पहले प्रीमियर ली ने किया, उसके बाद प्रेसिडेंट शी ने इसको दोहराया, और प्रेसिडेंट शी के साथ वांग ली बैठे थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो पहले सुबह के वक्त हमारे शाह महमूद कुरैशी से मिल चुके थे, और उन्होंने कहा था प्रीमियर ली ने ये कहा है कि जो बातें आपने कल की हैं बिल्कुल हम उसके ऊपर आपको मदद करेंगे। और वही फिर उन्होंने नोट दे दिया प्रेसिडेंट शी को, और प्रेसिडेंट शी ने उसको फिर से दोहराया। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए एक काफ़ी आई वुड से पॉजिटिव किस्म का वो था, ट्रिप था। वैसे मगर उनकी शिकायत थी, और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि उनका ये गिला है कि हम मज़ीद सरमायाकारी उस वक्त करेंगे जो हमारी पहले से सरमायाकारी है, अगर वो लोग परेशान ना हो। उनकी पेमेंट के मसाइल थे, IPPs को अदायगी नहीं हो रही थी, तो वो शिकायतें दूर हो गई? नहीं, दूर करके गए थे हम दूर करके गए थे। हमने बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट कर दी थी उनकी IPPs के लिए। फिर एक उनका रिवॉल्विंग अकाउंट का इशू था, तो वो मैंने तय कर दिया। फिर एक उनका जो विदहोल्डिंग टैक्स का इशू था वो मैंने रिजॉल्व किया। तो वो पहले करके गए थे, और इसलिए वो जो NDRC और साइनोशोर वालों के साथ हमारी जो मुलाकात हुई तो बड़ी ही कंडूसिव थी। और जो IPPs हैं चाइनीज़, उनका के जो मुआहदे हैं उसको रीनिगोशिएट करने के हवाले से कोई पेशरफ्त हो पाई? नहीं शाहजेब, ये वो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहते। वो इसका कोई और हल पेश करेंगे हमें, जो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। द वेरी फैक्ट इज़ कि हम इसके ऊपर हमने पुश नहीं किया, बिकॉज हमें ये ज़ाहिर है कि हमारी इंडिकेशन है कि वो किसी वजूहात की वजह से इनको दोबारा नहीं खोलना चाहते। बट देयर विल बी मैनी अदर वेज टू स्किन द कैट। मुझे साहब ये भी बताइएगा आखिर में कि आपका ज़ाहिर 5% से ऊपर का आप टारगेट कर रहे थे, अब जबकि इकदामात किए गए हैं, शरह सूद भी बढ़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करना चाहते हैं, आप खुद कह रहे थे कि हीटअप करने लगी इकॉनमी, तो आपने अपना ग्रोथ टारगेट नीचे किया है। IMF 4% देख रहा है। यार मैं तो देख रहा हूँ अभी भी 5%, लेकिन एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5% भी हो जाए तो दैट्स फाइन। मतलब और महंगाई ज़ाहिर मुसलसल बढ़ती रही है, जनवरी में 13% है, बट उस पर ज़ाहिर एक लो बेस इफेक्ट भी किक इन किया है। मगर इसके अलावा हमने देखा है कि गुज़िश्ता महीनों में मुसलसल बढ़ती रही है, ये कंट्रोल होती नज़र आती है या नहीं?
ये इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में नीचे जाएगी। ये बेस इफेक्ट से ये 5.7% था पिछले जैन में, तो इस वजह से ये हुआ है। लेकिन आप देखेंगे अब ये गिरना शुरू हो जाएगी। बट ये चीज़ एट द एंड ऑफ द डे, तो जब ये सुपर साइकिल जो है ये सबसाइड करेगा तो ये इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नीचे आएगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़ीद पर बात करेंगे। एक केस जिसके नताइज ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एहतसाबिये के बयानिए को धचका पहुंचाया और फिर खबरें आईं कि इस केस की वजह से वज़ीर आज़म अपने करीबी लोगों से नाराज़ हुए और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की एक बड़ी वजह भी यही केस बना। अब उसी केस से मुतालिक दस्तावेजी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये केस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक था, जिसकी तफ्तीश बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी ने की और इस केस में बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान से बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग का था। और इस केस में पाकिस्तानी हुकाम मुसलसल बरतानवी हुकाम से राब्ते में रहे, उन्हें तफसीलात देते रहे, नायब राब्ते में रहा, एसेट रिकवरी यूनिट से भी राब्ता रहा और पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात के बाद दिसंबर 2019 में ये केस बरतानिया में शुरू हुआ और बरतानवी इदारे ने 2 साल तक इस केस की तहकीकात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। लेकिन फिर 10 सितंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को आगाह किया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले। जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया था। जब गुज़िश्ता साल रोजनामा द न्यूज़ में मुर्तज़ा अली शाह के हवाले से खबर शाया हुई थी तो हुकूमत दावा करती रही कि यह तहकीकात शहबाज शरीफ से मुताल्लिक नहीं है बल्कि सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक हैं। मगर अब बरतानवी अदालत की तरफ से इस केस से मुताल्लिक जो दस्तावेज़ात जारी की गई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आई है कि बरतानवी इदारे की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में तवज्जो का मरकज़ शहबाज शरीफ ही थे। सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक नई सामने आने वाली दस्तावेज़ात में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की पूरी तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज थे। साथ ही उनके दोस्त जुल्फ़िकार अहमद भी थे जिन्होंने शहबाज शरीफ के वकील को अदायगी की। तफसीलात के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की मिल्कियत में 2 फ्लैट्स की मनी ट्रेल से मुताल्लिक तहकीकात भी की। साथ ही शहबाज शरीफ से जुड़े बैंक अकाउंट्स की भी तहकीकात की गई और उन 7 लाख पाउंड से मुताल्लिक भी तहकीकात की गई जो सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में मौजूद थे। और क्राइम एजेंसी को लगता था कि ये पैसे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से मनी लॉन्डर किए हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी अदालत से दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने दरख्वास्त की कि वो 5 अकाउंट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर जारी करें और एनसीए के तफ्तीशकार ने वाज़ेह तौर पर अदालत से कहा कि इदारे ने फैसला किया है कि वो शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ क्रिमिनल कंडक्ट से मुताल्लिक तहकीकात करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि बरतानिया में मौजूद पैसे पाकिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए हासिल किए गए और पाकिस्तान में भी इस हवाले से जामे तहकीकात चल रही है। और फिर जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए उसमें शहबाज शरीफ का क्लाइंट अकाउंट, उन वकला का अकाउंट जो डेली मेल केस में शहबाज शरीफ की तर्जुमानी कर रहे थे और दीगर 4 अकाउंट शामिल थे जो सुलेमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद से मुंसलिक थे। और फिर जब बरतानवी अदालत ने एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया तो फिर बरतानवी इदारे ने शहबाज शरीफ के बार्कले बैंक और लंदन में हबीब बैंक की ब्रांच में अकाउंट तक रसाई के लिए इकदाम लिए। और इस हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी के तफ्तीशकार ने बरतानवी अदालत को बताया कि मुझे शुबा है कि इन बैंक अकाउंट्स में कुछ हिस्सा या उसमें मौजूद तमाम रकम शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के उस प्रोसीड ऑफ क्राइम की अक्कासी करती हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में सरजद किया है। और मुझे शुबा है कि जो जुर्म सरजद किया गया है उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड शामिल है। और इन अकाउंट से मुताल्लिक जो दरख्वास्त दायर की जा रही है उससे मुताल्लिक हमारा मानना यह है कि उसमें मौजूद पैसे पाकिस्तान में क्रिमिनल कंडक्ट के जरिए हासिल किए गए। एनसीए ने बरतानवी अदालत को मजीद बताया कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का सामना है और उनके बेटे सुलेमान शहबाज को भी ऐसे केसेस का सामना है और पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए हुए हैं और उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया हुआ है। साथ ही नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहजाद अकबर की सरबराही में एसिड रिकवरी यूनिट के खतूत से मुतालिक भी अदालत को आगाह करते हुए कहा कि एनसीए को 11 दिसंबर 2019 को एसिड रिकवरी यूनिट की तरफ से एक खत मौसूल हुआ और इस बात की भी तस्दीक की कि 9 दिसंबर 2019 को नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम ने एनसीए के ऑपरेशंस मैनेजर से मुलाकात की और शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर लोगों से मुतालिक तहकीकात के पस मंज़र से भी आगाह किया और ये इशारा भी दिया कि उनके सियासी सफ़र में कैसे उन पर मुसलसल करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का उन्हें सामना रहा। और शहजाद सलीम ने एनसीए के तफ्तीशकार को बताया कि नैब को खुशी होगी कि एनसीए की तहकीकात से मुताल्लिक अगर कोई भी मुआवनत नैब फराहम कर सके। और फिर एनसीए ने शहजाद अकबर के एसिड रिकवरी यूनिट के खत का हवाला देते हुए बरतानवी अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक तहकीकात 2 केसेस से मुताल्लिक हैं, एक आशियाना हाउसिंग स्कीम और दूसरा रमजान शुगर मिल केस है।
और जो जुर्म है वो अख्तियारात की गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग का है। तफसीलात के मुताबिक एनसीए ने अपने केस में सबूत के तौर पर मुख्तलिफ अखबारों की खबरें भी पेश की, जिसमें डेली मेल की रिपोर्ट, टेलीग्राफ की खबर और पाकिस्तानी अखबारों में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक खबरें शामिल थी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज और उनकी अहलिया के पास जायज़ ज़राए मदनी हैं, इसलिए उनके अकाउंट्स में मौजूद दौलत मुश्तबा है और शहबाज शरीफ की वजारत आला पर जो पोजीशन थी वो वही पोजीशन है जिससे मुताल्लिक एसेट रिकवरी यूनिट ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने जुर्म सरजद किए और एसेट फ्रीजिंग करने की जो दरख्वास्त की जा रही है वो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के इल्म में लाए बगैर की जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस दरख्वास्त का नोटिस जारी किया गया तो उससे वो रकम मुंतकिल की जा सकती है जिससे मुताल्लिक इदारा तहकीकात करना चाहता है। और फिर एनसीए ने अदालत से फ्रीजिंग ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की ताकि वो पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई में शरीफ खानदान से मुताल्लिक तहकीकात करे और फिर 2 साल तक तहकीकात करने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2021 में अपनी तहकीकात बंद कर दी और शहबाज शरीफ को इस केस से मुताल्लिक क्लीन चिट दे दी और फिर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। और जब गुज़िश्ता साल ही ये खबर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह सामने लेकर आए तो शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने कहा कि ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए गए वो सुलेमान शहबाज के अकाउंट से मुताल्लिक जारी किए गए, जबकि शहबाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फ़िकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। जरा बता दिया जाए कि किस अदालत ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को, कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर? अभी हमने आपके सामने नेशनल क्राइम एजेंसी का अदालत के सामने दिया गया मौक़िफ़ रखा जिसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ से। बरतानिया में तहकीकात के नताइज आने के बावजूद आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के केस का हवाला दिया और कहा कि अगर शहबाज शरीफ बरतानिया में होते तो शक्ल किसी को नहीं दिखा सकते। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। पैसा तो ये ज़ाहिर चोरी का पैसा नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। हुकूमती अरकान ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत नहीं है, इसलिए केसेस का फैसला नहीं होता, सालों लग जाते हैं। मगर जब पाकिस्तानी हुक्काम बरतानिया में केस से मुतालिक मामलत फराहम करते रहे, तफसीलात देते रहे, इसके बावजूद बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक केस ही ख़त्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम ही साबित नहीं हो सका। और फिर गुज़िश्ता माही वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन खबरें आती रहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है बल्कि उनसे लिया गया है और उसकी वजह वज़ीर आज़म की नाराज़गी थी। और वज़ीर आज़म की नाराज़गी की वजह बरतानिया में शहबाज शरीफ के केस से मुतालिक कोई नतीजा ना निकलना थी। आज इस पूरे मामले पर हमने बात करने के लिए साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।